क्या आपको पता है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी कौन सी है? जो पहली दो है वो तो आसानी से गेस कर सकते हो आप, इन्विडिया और टीएसएमसी है वो। मगर तीसरी वाली का क्या? कुछ गेसेस ये होंगे कि वो इंटेल, क्वालकॉम या टीआई है, मगर जो इसका जवाब है वो एक्चुअली एएसएमएल है। करेंटली एएसएमएल की मार्केट कैप $300 बिलियन से जस्ट नीचे आती है, जो कि दुनिया की 29वीं सबसे बड़ी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी बनाता है उससे। और इसे पर्सपेक्टिव में लाने के लिए उनकी मार्केट कैप करेंटली दुगनी है एएमडी से। और इतने बड़े मार्केट कैप के साथ जब बात करें सेमीकंडक्टर वेफर फ्रंट एंड इक्विपमेंट मार्केट शेयर की, एएसएमएल जो है वो दूसरी सबसे बड़ी सिंगल मार्केट शेयर होल्डर थी, जिसका मार्केट शेयर 15.4% का था, जो कि अप्लाइड मटेरियल से जस्ट पीछे थी। मगर ज़्यादातर लोगों को कभी भी एएसएमएल के बारे में पता नहीं है। तो जान लेते हैं कहानी एएसएमएल की और किस तरह से वो $300 बिलियन की शैडो चिप कंपनी बनी। अगर थोड़ा पीछे जाए तो एएसएमएल की कहानी हमें नेदरलैंड्स में लेके जाती है साल 1984 में। और उस समय ज़्यादातर चिप कंपनी जो है वो कमर्शलाइज करना चाह रही थी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक को, जिसका नाम था फोटोलिथोग्राफी। फोटोलिथोग्राफी एक टेक्निक है जिसमें लाइट का इस्तेमाल किया जाता है थिन प्रोटेक्टिव फिल्म लगाने के लिए। और सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो इस फिल्म को जनरली यूज़ किया जाता है कुछ सिलिकॉन वेफर्स के पार्ट को बचाने के लिए। ये टेक्निक जो है इसकी जड़ें हमें 1820 पे लेके जाती है एक फ्रेंच इन्वेंटर जिसका नाम था नाइस फोर्ड नाइफेस। और वो 1970s तक नहीं था कि सेमीकंडक्टर की कंपनीज ने लेवरेज करना शुरू किया था इस प्रोसेस को। और इसी बीच दो छोटी कंपनीज जिनका नाम था रॉयल फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस सेमीकंडक्टर मटेरियल्स इंटरनेशनल या एएसएमआई, उन्हें ऐसा लगा कि वो पीछे रह रहे हैं इस प्रोसेस में। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो जॉइंट वेंचर खोलेंगे, इसका नाम होगा एडवांस सेमीकंडक्टर मटेरियल्स लिथोग्राफी या फिर एएसएमएल। बजाय इसके कि दो प्रिलिमिनरी कंपनी से बनाया गया था। जो एएसएमएल के शुरुआती दिन थे वो काफ़ी अच्छे नहीं थे। फिलिप्स ने अपने ऑफिस के पीछे का बाड़ा साफ करके नया हेडक्वार्टर्स बनाया एएसएमएल का। और आने वाले कुछ महीनों में एएसएमएल ने डेवलप और इंटीग्रेट करने की शुरुआत करी फोटोलिथोग्राफी की। और क्योंकि वो किसी भी तरह से नई प्रोसेस स्क्रैच से नहीं बना रहे थे, उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगा कि अपने पहले सिस्टम के साथ आए जिसका नाम था PAS2000 स्टेपर। अगर आपने कभी सोचा है कि वो बड़ी मशीनें कौन सी होती है चिप फैक्ट्रीज में, तो वेल ये वही है। और एनीवे जब उनका पहला प्रोडक्ट चलने लगा, जो पेरेंट कंपनीज है उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएंगे एएसएमएल में। और 1985 तक एएसएमएल ने नए बिल्ट ऑफिस को बना लिया, साथ साथ नई फैक्ट्री बना ली जो कि वेल्दोवन में लोकेटेड थी। उनका एम्प्लॉय काउंट भी सॉलिड 100 एम्प्लॉयज़ तक बढ़ गया। और उसके कुछ ही समय बाद एएसएमएल ना अपना सेकंड प्रोडक्ट लेके आया 1986 में, जो कि था PS2500 स्टेपर। और क्योंकि एएसएमएल का प्रोडक्ट लाइनअप बढ़ा तो उन्होंने पार्टनरशिप्स बनाने शुरू कर दी एस्टेब्लिश्ड कंपनीज के साथ, जैसे कि लेंस मैन्युफैक्चरर कार्जेस। फिलिप्स ने भी एएसएमएल की मदद करी ताइवान और यूनाइटेड स्टेट्स में लोकेशन खुलवाने में, मगर सारी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं थी। यहाँ पे एक बात है, जब एएसएमएल जो है अच्छे प्रोडक्ट्स निकाल रहा था, ये कोई भी नई या इनोवेटिव चीज़ नहीं थी। वो पहले से ही कई सारे कंपेरेबल सॉल्यूशंस थे, एस्टेब्लिश सेमीकंडक्टर कंपनीज थी, और कस्टमर्स को कोई भी रीज़न नहीं दिखा कि वो जुआ खेले एक स्टार्टअप के साथ। तो एएसएमएल के हाई एक्सपेंसेस थे और कम रेवेन्यू था, और चीज़ों को और ख़राब करने के लिए उनकी एक पेरेंट कंपनी एएसएमआई जो थी उन्होंने क्विट कर दिया मिड 1980s में। और उन्होंने अपना 50% स्टेक एएसएमएल का फिलिप्स में बेचा और स्टार्टअप को छोड़ दिया। हालांकि फिलिप्स ने स्टेक तो परचेज कर लिया एएसएमआई का, मगर इतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे वो भी एएसएमएल के ऊपर। फिलिप्स के इन्वेस्टर सजेस्ट करने लगे कि एएसएमएल एक लॉस्ट कॉज है और फिलिप्स जो है वो लॉसेस को कट करना शुरू करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। और कंसिडर करते हुए ऐसी सिचुएशन को एएसएमएल के एग्जीक्यूटिव जो है वो फिलिप्स के बोर्ड मेंबर्स हैंक बॉर्ड्स के पास गए और वो एक फाइनल डील के साथ आ पाए। फिलिप्स जो है उन्होंने एक और राउंड की फंडिंग उठाई उनके लिए, मगर अगर वो नहीं काम करती या उतनी इनफ नहीं होती तो वो शट डाउन कर देते एएसएमएल को। ऑफन टाइम्स जब स्टेक्स जो है हाईएस्ट होता है तो वो बेस्ट रिजल्ट्स निकालते हैं। और ये चीज़ जो है वो एएसएमएल के साथ और ज़्यादा सच नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो एक ब्रेक थ्रू प्लेटफॉर्म के साथ है जो था PAS5500। जो PAS5500 था उसने इंडस्ट्री लीडिंग प्रोडक्टिविटी और रेजोल्यूशन को फाड़ के रख दिया था, जिसने बहुत सारे कस्टमर्स को मोटिवेट किया उस स्टार्टअप को एक ट्रीज शॉट देने के लिए। और ये एग्जैक्टली एएसएमएल को ये चीज़ चाहिए थी प्रॉफिट बनाने के लिए। और पॉजिटिव प्रोग्रेस के साथ ही फिलिप्स जो है वो फिर भी देख रहा था एएसएमएल से बाहर निकलने का। तो 1995 में वो एएसएमएल को पब्लिक लेके गए एम्स्टरडम और न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंजेस में अराउंड $1 बिलियन की वैल्यूएशन में। और फिलिप्स ने आधा स्टेक जो है आईपीओ में बेच दिया और धीरे धीरे करके बचा हुआ स्टॉक भी है कुछ सालों में बेच दिया। और इसी चीज़ के साथ फिलिप्स जो है पूरी तरह से बाहर निकल चुका था बिजनेस से। मगर ये चीज़ सही थी क्योंकि उन्होंने अपना काम तो कर दिया था एएसएमएल को जिंदा रख के। और उसके बाद से एएसएमएल 3 बाकी कैटेगरीज में भी लिथोग्राफी के अलावा एक्सपेंड कर चुका है, जिसमें आता है ट्रैक डिवीजन, थर्मल डिवीजन और स्पेशल एप्लीकेशंस डिवीजन। शुरुआत करते हैं ट्रैक डिवीजन से। ये पार्ट जो है कंपनी का फोकस करती है इक्विपमेंट बनाने के लिए जो कि कोड, डेवलप और बेक कर सके लाइट सेंसिटिव मटेरियल्स को वेफर की सरफेस पे। और आगे बढ़ते हुए थर्मल डिवीजन पे जो सेक्टर है
प्रोड्यूस करता है फर्नेसेस और डिपोजिशन सिस्टम को। और ये जो फर्नेसेस है वो इस्तेमाल किए जाते हैं वेफर को हीट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान, और जो डिपोजिशन सिस्टम्स हैं वो केमिकल वेपर्स को हटाने में काम आते हैं। और फाइनली जो स्पेशल एप्लीकेशंस डिवीजन है वो बेसिकली एक कस्टमाइजेशन डिपार्टमेंट है। ये सेक्टर जो है वो कस्टमाइज करता है प्रोडक्ट्स को जो कि बाकी डिपार्टमेंट प्रोड्यूस करते हैं कस्टमर्स की नीड को पूरा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक कस्टमर को बड़े फर्नेसेस की ज़रूरत हो सकती है ताकि वो बड़े बैचेस ऑफ वेफर्स बना सके। सिमिलरली एक और कस्टमर को छोटे फर्नेसेस की ज़रूरत पड़ सकती है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। और इन डिविजन्स को देखते हुए आपको ये तो रियलाइज़ हो गया होगा कि ASML एक चिप मैन्युफैक्चरर खुद नहीं है। इंस्टेड वो प्राइमरीली डील करते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने की चिप प्रोडक्शन इक्विपमेंट की, और साथ साथ बेसिकली वो एक टॉप ऑफ द सेमीकंडक्टर फूड चेन में आते हैं। जब आप आईफोन खरीदते हो, एप्पल जो है वो आगे जाके फॉक्सकॉन को कहता है कि वो स्मार्टफोन्स बनाएगा, फॉक्सकॉन आगे जाके TSMC को कहता है कि चिप्स को सोर्स करे वो, और TSMC आगे जाके ASML को कहता है उनको इक्विपमेंट देने के लिए। सो हालांकि ASML मोस्टली इनविजिबल है पब्लिक के लिए, उनके बिना कुछ भी काम नहीं हो सकता। एनीवे वापस जाते हैं लेट 1990s में, जो .com बबल था वो फुल फोर्स में था, और ASML ने लेवरेज किया .com बबल को पैसे रेस करने के लिए और इनोवेशन को कंटिन्यू करने के लिए। वो किसी भी तरह से कैचअप करने के लिए इनोवेट नहीं कर रहे थे उस समय, वो इनोवेट कर रहे थे मार्केट को लीड करने के लिए। और 1996 में ASML ने स्टेप एंड स्कैन सिस्टम को लॉन्च किया, जहाँ पे कॉम्पिटिशन को उन्होंने खत्म ही कर दिया। ये सिस्टम जो था वो कैपेबल था 100 वेफर्स पर आवर बनाने के लिए, जो कि डबल था स्टैंडर्ड से, जो कि 60 वेफर्स पर आवर का था उस समय। और इस चीज़ को देखते हुए US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने इन्वाइट किया ASML को अपने प्रेजेंस को एक्सपैंड करने के लिए पूरे US में अपने एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट LLC प्रोग्राम के तहत। और जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, ये प्रोग्राम जो है वो ट्रेडिशनल फोटोलिथोग्राफी को एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लाइट पे अपग्रेड करता है। ASML ने इस टेक्नोलॉजी को पहले से निकाल लिया था और कस्टमर्स को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। और एट द एंड ऑफ द सेंचुरी ASML जो है दूसरी सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर सप्लायर बन गई थी पूरी दुनिया की। अनफॉर्चुनेटली हालांकि ये उनका हाईएस्ट पॉइंट था, जो कि वो एक दशक तक नहीं देखने वाले थे अब तक तो हमने .com क्रैश को बहुत बार डिस्कस कर लिया इस चैनल पर। मुझे लगता है आप सब लोगों को पता होगा क्या हुआ था, जब बहुत सारा स्पेकुलेशन चली थी सालों की, और होप्स जो थे वो वापस से क्रैश हो चुके थे अर्ली 2000 में, जिसकी वजह से पूरा स्टॉक मार्केट और स्पेशली टेक कंपनीज क्रैश हो चुकी थी। और ASML जो था वो किसी भी तरह से इम्यून नहीं था उसमें, और ASML जो था वो एक्सपेक्ट कर रहा था स्लो डाउन होगा चिप इंडस्ट्री में, जो कि बूम और बस साइकिल्स में आता है। मगर जो बस था इतना ख़राब था कि जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। ASML ने उनके इन्वेस्टर्स को कहा था कि 2001 की सेल जो है वो सेम होने वाली अराउंड 2000 की सेल में, मगर उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ी हुई थी। मगर जब मार्च 2001 में रिजल्ट्स आए तो ये क्लियर हो चुका था कि सेल्स को मैच करना भी नामुमकिन है। ASML ने हायरिंग रोक दी और फोकस किया एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा करने में, मगर कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स को छोड़ के जा रही थी लेफ्ट और राइट से। फॉर एग्जांपल, इंटेल ने कैंसिल कर दिया था अपने $100 मिलियन का ऑर्डर, और बाय द एंड ऑफ 2001 जो नेट सेल्स थी वो आधी हो चुकी थी इन कंपैरिजन टू साल 2000। 3.1 बिलियन यूरोज से 1.84 बिलियन यूरोज तक ASML जो है उन्हें $422.4 मिलियन का भी लॉस हुआ था। और जैसा कि आप गैस कर सकते हो, जो स्टॉक ग्राफ था वो इतना अच्छा नहीं दिख रहा था। बाय अक्टूबर ऑफ 2002 ASML का स्टॉक जो है वो 90% डाउन चला गया था अपने पीक 2000 से, और हार्श डिक्लाइन के बजाय ASML जो है उसने काफ़ी अच्छा किया बाकी की इंडस्ट्री से, क्योंकि ASML जो है वो रिकवर कर चुका था और वापस से ऑल टाइम हाइस पे आ चुका था। मगर बैक इन द अर्ली 2000 चीज़ें हैं और भी ख़राब हो रही थी ASML के लिए, और एट द एंड ऑफ 2001 निकॉन ने एक पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट लॉसूट फाइल करी अगेंस्ट ASML। निकॉन ने क्लेम किया कि ASML ने उनके 7 पेटेंट्स को चुराए जो कि माइक्रोलिथोग्राफी इक्विपमेंट के लिए थे। और कुछ ही महीनों बाद अप्रैल 2022 ने ASML ने ही वापस से सू कर दिया निकॉन को, ये कहते हुए कि निकॉन जो था उसने ASML के पेटेंट्स को चुराया था। चीज़ें इतनी अच्छी नहीं हुई ASML के उसके बाद, क्योंकि वापस से दोनों सेटलमेंट पे आए, जहाँ पे ASML ने निकॉन को $87 मिलियन दिए। फॉर्चुनेटली ये चीज़ें जो है इसके बाद से ASML के लिए काफ़ी अच्छी हो रही थी। ASML ने अपने ट्विन स्कैन सिस्टम को शिप करना शुरू कर दिया था, जिन्होंने रेवोल्यूशनरी डुअल स्टेज टेक्नोलॉजी को लेके आए थे। बजाय इसके कि वो मेजर और अलाइन करते वेफर्स को और उसके बाद एक्सपोज करते उससे, ट्विन स्कैन जो थे सिस्टम जो थे वो दोनों टास्क को एक साथ कर सकते थे। ये टेक्नोलॉजी जो है इसने कस्टमर को अलाउ किया कि स्मॉलर चिप्स बना सके जल्दी से और ज़्यादा एफिशिएंटली, पहले से कहीं ज़्यादा। और क्या आपको याद है EUV टेक्नोलॉजी जो कि ASML ने काम करना शुरू किया था लेट 1990s में? उन्होंने पहली EUV लिथोग्राफी मशीन को, जिसका नाम था NXE 3100 को 2010 में शिप किया, और वो लीडर है EUV लिथोग्राफी के तब से ही आज तक। नई टेक्नोलॉजीज लाने के साथ ही ASML जो है वो धीरे धीरे कंपनीज को एक्वायर कर रहा था बैकग्राउंड में। फॉर एग्जाम्पल 2001 में उन्होंने सिलिकॉन वैली ग्रुप
ग्रुप को एक्वायर किया $1.6 बिलियन में। उसी तरह से 2007 में उन्होंने ब्रांड टेक्नोलॉजीज को एक्वायर किया $270 मिलियन में, और 2013 में उन्होंने साइमर को एक्वायर किया $2.5 बिलियन में। और ये सारे एक्विजिशंस जो थे इन्होंने ASML को अलाउ किया। वापस से वो .com पीक पे आए मिड 2013 में, मगर ASML की तो बस शुरुआत ही हुई थी अभी। पिछले 5 से 7 सालों में ASML जो है पहले से कई ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो पहले से कई ज़्यादा अच्छी कर रही है। 3 मेन कारणों की वजह से। शुरुआत करते हैं AMD से। 2017 में AMD ने Ryzen लाइन ऑफ प्रोसेसर्स को इंट्रोड्यूस किया, जिसने गेमिंग कंप्यूटर्स को और भी ज़्यादा अफोर्डेबल और पावरफुल बनाया पहले से। इसकी वजह से बहुत सारे कैजुअल गेमर जो है वो PC मास्टर रेस में आए, जिन्होंने सब्सटेंशियली इंक्रीज कर दी डिमांड CPUs और GPUs की। और उसी समय के आसपास बिटकॉइन जो था वो भी पहला मूव बना रहा था चांद की तरफ, जो कि $20,000 तक बढ़ चुका था। और इस पॉइंट तक ये पहले से ही सेंस नहीं बनाता था कि GPUs का इस्तेमाल करके बिटकॉइन माइन किया जाए, मगर ये सेंस बनाता था कि GPUs को इस्तेमाल करके आप इथेरियम को माइन करो। और कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल था इथेरियम माइनिंग उस समय। माइनर्स जो है बेसिकली पूरे GPU मार्केट को खरीद लेते थे। और क्योंकि ये देखते हुए कितने ज़्यादा डिमांड है GPUs की, इन्वेडा ने डिसाइड किया कि सिग्निफिकेंटली बढ़ा देंगे वो अपनी प्राइसेस GPUs की 2000 सीरीज़ के लॉन्च के साथ ही। और ये प्राइसेस जो है वो कभी भी कम नहीं हुई। और फाइनली चीज़ों को और ख़राब करने के लिए पेंडेमिक जब आया, उसने सप्लाई शॉर्टेज को ऐसा कर दिया और इतना आसान बना दिया सप्लायर्स को कि उन्होंने प्राइसेस को बढ़ा दिया और प्रॉफिट मार्जिन्स भी उनके अपने आप बढ़ गए। और इस सेमीकंडक्टर के बूम को कंसिडर करते हैं मुझे नहीं लगता कि आप ये सुन के सरप्राइज होगी कि ASML के रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है वो कई गुना बढ़ चुके हैं। मिड 2010 में ASML जो है वो 6 से 7 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू ला रहा था हर साल में, और मोस्ट रिसेंट 12 मंथ के पीरियड में उन्होंने $20 बिलियन से ज़्यादा का रेवेन्यू लेके आए। इसी तरह से मिड 2010 में ASML जो है वो अराउंड $1.5 बिलियन का नेट प्रॉफिट ला रहा था हर साल। और अभी मोस्ट रिसेंट के 12 महीने के पीरियड में ASML ने $6.4 बिलियन का नेट प्रॉफिट लेके आया। तो चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी जा रही है ASML के लिए अभी तो। मगर जैसा कि हमने 2000 में देखा था कि चीज़ों को इतना ज़्यादा समय नहीं लगता बदलने के लिए। जो सप्लाई शॉर्टेज है वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाली, और क्रिप्टो करेंसीज भी प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ जा रही है, जो कि GPUs और ASICs की डिमांड को ख़त्म कर देता है। और जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम है जब तक कि नए गेमर्स भी Ryzen की तरफ आना कम कर देंगे, तो जो नेक्स्ट डिक्लाइन है वो जब बात आती है वो उसकी है कब होने वाला है, बजाय कि इसके क्या होगा भी या नहीं। मगर रिगार्डलेस जो भी होता है डिक्लाइन आता भी है, तो ये चीज़ तो क्लियर है कि ASML जो है वो अभी तो कहीं भी नहीं जाने वाला, और हम सब के सेक के लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। क्या आप लोगों को ASML के बारे में पता था? कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप ASML के लिए थैंकफुल हो, और साथ साथ हमारे इंटरनेशनल चैनल्स को चेकआउट कीजिएगा हमारी वीडियोज़ दूसरी लैंग्वेजेस में देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।